हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं गुप्त उत्तर काल। इससे पहले हम लोगों ने गुप्त काल कंप्लीट कर लिया है और आज की क्लास में गुप्त उत्तर काल को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसमें वर्धन वंश जो संबंधित हैं जैसे, तो उन्हीं से संबंधित जितने भी गुप्त उत्तर काल हुए, तो जितने गुप्त उत्तर काल के बाद जितने भी वंश हुए उनके बारे में जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर ये क्लास आपको पसंद आती है तो आपके अपने भाई के चैनल को सपोर्ट करना है। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, गुप्त उत्तर काल। ठीक है, तो पहला आज का जो प्रश्न है, थानेश्वर में वर्धन वंश मतलब थानेश्वर में वर्धन वंश पुष्यभीत वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभीत वंश की जो स्थापना है वो किसने की थी? राज्यवर्धन ने की थी, आदित्य वर्धन ने की थी, कि पुष्यभीत वर्धन ने की थी, कि नरवर्धन ने की थी? तो किसने स्थापना की थी? पुष्यभीत वर्धन ने की थी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, इधर राज्य दिए हुए हैं और उनकी राजधानी का मिलान करना है। तो आप जानते हैं वर्धन की राजधानी जो थी वो आपकी थानेश्वर थी। क्या थी? थानेश्वर थी। जबकि मौखर की राजधानी जो थी वो कन्नौज थी। वाकाटक की जो राजधानी थी वो पुरिका थी। जबकि मैत्रक की राजधानी वल्लभी थी। क्या थी? वल्लभी थी। ठीक है, तो वर्धन की राजधानी थानेश्वर, मौखर की राजधानी कन्नौज और वाकाटक की राजधानी पुरिका और मैत्रक की राजधानी क्या थी? वल्लभी थी। क्या थी? वल्लभी थी। उसके बाद में अगला प्रश्न है, कदम्ब राज्य की स्थापना, कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी बनाई थी। तो उसने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो बंगाल को, वैजयंती को, कन्नौज को, वैजयंती या वनवासी को, इनमें से कोई नहीं। तो उसने अपनी राजधानी वैजयंती को बनाया था। किसको बनाया था? वैजयंती को बनाया था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का और लेखक था? जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। कनिष्क था, अशोक था, वाल्मीकि थे, कि व्यास थे? कि व्यास थे। ठीक है, तो वो किसने? यहाँ पर व्यास नहीं होगा, हर्षवर्धन। कौन सा? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। ठीक है, तो पूछा गया है कि अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का विद्वान और लेखक था? कनिष्क था, अशोक था, वाल्मीकि था, कि हर्षवर्धन था? तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? हर्षवर्धन जो था। कौन था? हर्षवर्धन जो था अंतिम बौद्ध राजा था जो कन्नौज का शासक था। कहाँ का? कन्नौज का शासक था, जो संस्कृत और का विद्वान और लेखक था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, हर्षचरित जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर्षचरित जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हर्षचरित जो है वो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, राजा हर्ष के समय पे राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि जो बाणभट्ट थे उन्होंने हर्षचरित की रचना की थी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? कौन सा चीनी यात्री जो था वो भारत आया था? तो आप लोग जानते मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे आया था। फाहयान जो आया था वो विक्रमादित्य के समय पे आया था। जबकि होन्सवांग जो है, होन्सवांग ये हर्षवर्धन के समय पे आया था। किसके? हर्षवर्धन के समय पे आया था। फाहयान अशोक के समय पे आया था। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय को नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित किया था। किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित किया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता था? तो द्वितीय अशोक जो कहा जाता था वो हर्षवर्धन को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? हर्षवर्धन को। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका?
राइट आंसर हो जाएगा। जबकि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न है, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। किसके? हर्षवर्धन के थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जबकि आपके चरक ये जो थे, चरक जो थे ये कनिष्क के समय पे थे। अगला प्रश्न है, हर्ष एवं पुलकेशन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये जानकारी जो मिलती है ये ऐहोल अभिलेख से मिलती है। कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से मिलती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, प्रतापशील हूण हरिणकेसरी महाराजाधिराज नामक उपाधियां निम्न में से किसने धारण की थी? तो वो प्रभाकर वर्धन ने। किसने? प्रभाकर वर्धन जो थे वो हूण हरिणकेसरी महाराजाधिराज की नामक उपाधियां धारण की थी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेसर से कहाँ स्थापित की थी? तो आप जानते हैं हर्षवर्धन ने थानेसर से जो अपनी राजधानी है वो कहाँ पर? कन्नौज स्थानांतरित की थी। कहाँ पर? कन्नौज। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और जो हर्षवर्धन थे वो प्रयाग में प्रत्येक 12 वर्ष पे कुंभ का मेला का आयोजन करती थी। उसके बाद में अगला प्रश्न है, सकलो तारा पथनाथ सकलोत्तरा पथनाथ किसे कहा गया है? सकलोत्तरा पथनाथ किसे कहा गया है? तो वो सकलोत्तरा पथनाथ जो कहा गया वो हर्षवर्धन को। किसे कहा गया? हर्षवर्धन को। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, ह्वेन-त्सांग ने किसे शिलादित्य कहा है? तो शिलादित्य जो कहा है वो हर्षवर्धन को कहा है। किसे? हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा है। किसने कहा? ह्वेन-त्सांग ने कहा है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? तो किसने किया था? वो किया था हर्षवर्धन ने किया था। गुप्त वंश के बाद में उत्तर भारत में सबसे बड़े भाग का पुनर्गठन हर्षवर्धन ने किया था। हर्षवर्धन थानेश्वर के राजा था। इन्होंने अपनी राजधानी दूसरी कन्नौज बनाई थी। उसके बाद में अगला प्रश्न है, बंगाल का वह कौन शासक है जो हर्ष का समकालीन था? हर्ष का समकालीन जो शासक था वो शशांक था। कौन था? शशांक था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो किस नदी के किनारे जो है हर्षवर्धन को पराजित किया था? वो नर्मदा नदी के किनारे। किसके? नर्मदा नदी के किनारे चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था? तो आप जानते हैं कन्नौज था। कौन था? कन्नौज था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, हर्ष की जीवनी हर्षचरित को किसने लिखा है? तो आप जानते हैं बाणभट्ट ने लिखा है। किसने लिखा है? बाणभट्ट ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, हर्षवर्धन अपना धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो वो कहाँ किया करता था? वो प्रयाग में। कहाँ पर? प्रयाग में किया करता था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, वर्धन वंश की राजधानी थानेसर से किस प्रदेश में स्थित है? तो थानेसर जो है ये किस प्रदेश में है? ये हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो वो मौखर नरेश ग्रहवर्मन के साथ में हुआ था। किसके? मौखर नरेश ग्रहवर्मन के साथ में हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह हुआ था। उसके बाद में अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? ये गौड़ नरेश शशांक ने की थी। किसने की थी? गौड़ नरेश जो शशांक थे उन्होंने राजवर्धन द्वितीय की हत्या की थी, जो हर्षवर्धन के बड़े भाई थे। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, हर्षवर्धन ने
606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना की किसके उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, कन्नौज पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, सिंध विजय के उपलक्ष्य में, या पूर्वी भारत की विजय के उपलक्ष्य में? तो उन्होंने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में हर्ष संवत की 606 ईस्वी में स्थापना की थी। जबकि शक संवत की बात करोगे तो शक संवत जो है 78 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, जबकि विक्रम संवत जो है 219 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। इन दोनों के बीच में जो हमारा 241 वर्ष का अंतर आता है। अगला प्रश्न जो पूछा गया है, कन्नौज वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया, किसने ले गए थे? तो आप जानते हैं हर्षवर्धन ने। किसने? हर्षवर्धन ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? तो कन्नौज जो है उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? कन्नौज उत्तर प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हंसवांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध जो केंद्र था वो कौन था? वो मथुरा था। कौन था? मथुरा जो था सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, कवि बाणभट्ट निवासी थे। कवि बाणभट्ट जो थे वो निवासी थे थानेश्वर के। कहाँ के थे? थानेश्वर के कवि बाणभट्ट निवासी थे। उसके बाद में अगला प्रश्न है, नागानंद रचनाकार कौन था? नागानंद का रचनाकार कौन थे? वो हर्षवर्धन थे। कौन थे? हर्षवर्धन थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? वो किया था कन्नौज और प्रयाग में। कहाँ पर? कन्नौज और प्रयाग में 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन हर्षवर्धन ने किया था। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन थे? वो थे हर्षवर्धन। कौन थे? हर्षवर्धन जो थे। हर्षवर्धन ने नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका नाटकों की रचना की थी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो गुर्जरों को हर्षवर्धन ने पराजित किया था। किसने? हर्षवर्धन ने गुर्जरों को पराजित किया था। उसके बाद में अगला प्रश्न है, आज भी भारत में ह्वेन-त्सांग को याद करने का मुख्य कारण है? क्या मुख्य कारण है? उसने सीयूकी की रचना की थी। ह्वेन-त्सांग ने सीयूकी की रचना की थी। जैसे मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की थी, उसी प्रकार हर्षवर्धन जो ह्वेन-त्सांग था वो सीयूकी की रचना की थी। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशन द्वितीय कहाँ का शासक था? पुलकेशन जो द्वितीय था वो कहाँ का शासक था? तो पुलकेशन द्वितीय जो था वातापी, जिसे बादामी कहते हैं, तो वातापी का शासक था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह बल्लभी नरेश से किया, जो उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। बल्लभी नरेश का नाम क्या था? तो बल्लभी नरेश का नाम था ध्रुवसेन द्वितीय। क्या था? नाम था ध्रुवसेन द्वितीय नाम था। अगला प्रश्न पूछा गया है, 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई त्सुंग के पास एक राजदूत भेजा था? तो राजदूत जो भेजा था वो हर्षवर्धन ने भेजा था। किसने भेजा था? हर्षवर्धन ने भेजा था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताइसुंग ने चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिनमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है, जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया था? तो किसने किया था? वे वांग ह्वेन-त्सिके ने किया था। किसने? वांग ह्वेन-त्सिके ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? ह्वेन-त्सांग को। किसको? ह्वेन-त्सांग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है,
ह्वेनसांग भारत में लगभग कितने वर्ष रहा था? तो भारत में लगभग ये 14 वर्ष रहा था। कितने वर्ष रहा था? 14 वर्ष रहा था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, ह्वेनसांग ने अपने ह्वेनसांग के सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन के ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया था? तो उन्होंने जो इसका आयोजन करवाया था वो कन्नौज में। कहाँ करवाया था? कन्नौज में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? अशोक को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, हर्षवर्धन को? तो किसे दिया जाता है? हर्षवर्धन को दिया जाता है। कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है, ठीक है, जबकि अर्ध कुंभ 6 वर्ष में लगता है। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका था। तो किसने रोका था? पुलकेशन द्वितीय ने रोका था। पुलकेशन द्वितीय ने ही किसको पराजित किया था? वातापी के शासक थे, इन्होंने ही सबसे पहले एक ही बार हर्षवर्धन को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए थे? तो किसने दिए थे? वो हर्षवर्धन ने दिए थे। किसने दिए थे? हर्षवर्धन ने दिए थे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था? बाणभट्ट, कालिदास, भर्तृहरि, मयूर? तो कौन कौन थे जो आपके नहीं संबंधित थे? तो कालिदास नहीं संबंधित थे। कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे क्या थे? उनके नवरत्नों में से एक थे गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, किसका कथन है भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी है? यह किसका कथन है? ये जो कथन है ये किसका कथन है? तो ये कथन जो है ये आपका कथन जो है ह्वेनसांग का है। किसका है? ये कथन है ह्वेनसांग का। किसका है? ह्वेनसांग का है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला है, अग्रहार का अर्थ था ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान, धर्मनिरपेक्ष अधिकारियों को दिया जाने वाला भू अनुदान, सैनिक अधिकारियों को दिया जाने वाला भू अनुदान, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो अग्रहार था ये ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। घटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था खेत की जुताई के लिए, खेत की सिंचाई के लिए या समय मापने के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो आप जानते हैं खेत की सिंचाई के लिए होता था। घटी यंत्र का प्रयोग खेत की सिंचाई के लिए किया जाता था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरी पत्ती का क्या अर्थ था? एरी पत्ती जो थी ये जलाशय की भूमि थी। क्या थी? जलाशय की भूमि थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा कितनी थी? तो हर्ष के काल में 1/6 से 1/10 थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, मौखर शासकों की राजधानी थी। मौखर शासकों की जो राजधानी थी वो कन्नौज थी। क्या थी? कन्नौज थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला है प्रश्न है, सियुकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? तो ये ह्वेनसांग से जुड़ा हुआ। किससे? ह्वेनसांग से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और इस क्लास में गुप्त उत्तर काल के 55 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप लोगों को अगर ये क्लास पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।